So students, I'm very excited today because we have finished one entire system of pharynx and now we're going to the next system, that is larynx. Very important from undergraduate point of view, from postgraduate point of view, from clinical point of view. Larynx के बिना कोई जीवन नहीं, because larynx is responsible for both breathing and phonation. तो सांस नहीं और आवाज नहीं तो लाइफ नहीं. So larynx is a very 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 important structure in our body. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना पूरे लैरिंग्स के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर में, वो एनाटॉमी ही है. सो इफ यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, द नेक्स्ट 1 or 2 लेक्चर्स जो हम डिजीजेस के बारे में, एंड देन 1 or 2 लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट लैरिंजियल पाल्सीज एंड कैंसर ऑफ द लैरिंग्स. इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक. इतना ज्यादा आसान हो जाने वाला है इफ यू गेट द 3-dimensional ओरिएंटेशन ऑफ लैरिंग्स. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड and simplify things for you. But if you have any doubt regarding this topic, please post in the comment or you can message me. After this topic, please don't forget to solve the MCQs given in the description below so that आपका ये topic in totality हो जाए. Right? Now we talk about larynx. We know, अभी तक हमने देख लिया है, ये समझ लिया है कि larynx है कहाँ पे. larynx हमारा गले, larynx का नाम commonly हम क्या बोलते हैं, गला है हमारा. The larynx is basically in front of the pharynx. Laryngopharynx के आगे है larynx, so it is somewhere here. And larynx हमारे लिए important क्यों है? Because of some very important functions that it is doing. Which functions it is doing? Larynx का सबसे important function जो है वो तो है हमारा, it is a pathway or what we call this as a conduit for airway. तो airway के लिए larynx is very important. तो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एयरवे. तो रेस्पिरेशन के अंदर में लैरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लैरिंग्स नहीं होगा तो ब्रीदिंग विल बिकम लिटिल प्रॉब्लमैटिक. जो हम नोज से सांस ले रहे हैं वो लैरिंग्स के जरिए लंग्स में जा रहा है, एंड इफ वी रिमूव द लैरिंग्स द पाथवे इज गोइंग टू गेट ऑब्स्ट्रक्टेड एंड देन वी विल हैव टू ब्रीथ फ्रॉम एन ओपनिंग इन द नेक, जिसे हम कहते हैं ट्रेकियोस्टोमी. राइट. द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज फोनेशन. एंड जस्ट इमेजिन अगर ये फंक्शन नहीं होता तो हमारे वीडियोस बनते कैसे, है ना. तो फोनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो भी बोलते हैं, बात करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो लैरिंग्स के अंदर से आती है. ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स, नोज, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, पैलेट, इन सब के भी कंपोनेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग साउंड्स बनती हैं, अलग अलग वॉइस की क्वालिटी आती है. लेकिन जो बेसिक प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है, वो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैरिंग्स is of course that it is important to mean it is like a protector. All right, so it protects the lungs or the lower airway. तो हमारी बॉडी में कोई भी हम खाना खाते हैं या कोई फॉरेन बॉडी जाती है, इन्फेक्शंस हैं, वो लंग्स में ना जाए, हम एस्पिरेट ना करें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक लैरिंग्स हो, क्योंकि लैरिंग्स एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. वो कफ करके या क्लोज होके जो हम खाना मान लीजिए स्वेलो कर रहे हैं, तो डीग्लूटिशन के अंदर में एक फेज आता है, दैट इज योर फेरेंजियल फेज, जहां पे लैरिंग्स बंद हो जाता है ताकि हमारा खाना पेट के अंदर में जाए और लंग्स के अंदर ना जाए. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज मेंटेनिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड इंट्राथोरैसिक प्रेशर. ये कैसे हो रहा है? सो बेसिकली एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट लैरिंग्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है नीचे ट्रेकिया के साथ में, और यहाँ पे एक वाल्व जैसा मटेरियल है, दैट इज अवर वोकल कॉर्ड्स. तो जब हम वोकल कॉर्ड्स को बंद करते हैं और हम प्रेशर लगाते हैं, राइट, सो उसमें क्या होता है, हमारा इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ता है, जो इन टर्न हमारे एब्डोमिन के ऊपर में प्रेशर डालता है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाता है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है फॉर सिंपल physiological functions like defecation. So if you want to pass your stools, you will have to put some pressure. And second is delivery. तो हम जब let's say child birth हो रहा है, normal labor हो रहा है, उस टाइम पे हम कहते हैं bearing down कर रहे हैं. हम फीमेल को कहते हैं कि आप प्रेशर लगाओ पेट के ऊपर में ताकि बच्चा बाहर निकले. तो प्रेशर कैसे लगाते हैं? तो वो बेसिकली हम वोकल कॉर्ड्स को बंद कर रहे हैं और इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है. तो
इसका एक क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या हो गया? सो पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन ट्रिक्योस्टमी, आई मीन सॉरी लैरिंजेक्टमी, जिनका लैरिंग्स हम निकाल चुके हैं फॉर कैंसर और वट एवर रीजन, तो उन पेशेंट्स के अंदर में वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव कॉन्स्टिपेशन। उनको हमें मेक श्योर करना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर वो यंग फीमेल है फॉर एनी रीजन हमें उनकी लैरिंजेक्टमी करनी पड़ी, तो चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वी विल प्रोबेबली हैव टू गो फॉर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन. So the last function of larynx is your maintenance of pressure, that is your intra-abdominal and intrathoracic. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, और यही हमारा बेस है टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming to the parts, I mean the position and anatomy of the larynx. Larynx is against our C3, C4, C5 vertebrae, C6 vertebrae, sorry. And ये हमारा communicate कर रहा है from the pharynx, जो एक common pathway था, और वहां से divert हो जाता है हमारा, this is our airway and this is our digestive tract. So aero digestive tract जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा airway में चला जाएगा और लैरिंग्स फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस में कंटिन्यू करेगा फॉर योर डाइजेस्टिव पाथवे. नाउ developmentally it develops from the fourth and the sixth bronchial arch, but before we any time go into the details of anatomy, हम हमेशा एक म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर में एक मिनट स्पेंड करते हैं, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड how the mucosa of that organ is. Larynx जो है, इसका जो mucosa है, this mucosa inside the larynx, ये mucosa हमारा respiratory epithelium है, that is your ciliated columnar epithelium. ये epithelium वही epithelium है जो हमारा नेजल कैविटी में भी था और नेजोफैरिंक्स में भी था, राइट? एंड यही एपिथेलियम आपका लैरिंक्स में भी जा रहा है, और यही एपिथेलियम आपका कंटिन्यू करेगा ट्रेकिया के अंदर में, एक्सेप्ट दिस स्मॉल एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड्स. ये जो वोकल कॉर्ड्स का जो पार्ट है, आई एम गोइंग टू यूज दिस, ये जो वोकल कॉर्ड्स का हमारा पार्ट है, दिस इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड squamous epithelium, stratified squamous epithelium, the same epithelium that we had in the oropharynx and hypopharynx and oral cavity. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ciliated columnar epithelium है, वो कन्वर्ट कर रहा है आपका stratified squamous epithelium में, और वो वापस से कन्वर्ट कर रहा है आपका ciliated columnar epithelium में. So there are two junctions of squamous and columnar. So squamo-columnar junction, दो junction आ रहे हैं. So ciliated columnar to stratified squamous, then again stratified squamous to ciliated columnar. So squamo-columnar junction, and by now you know squamo-columnar junction is a very common site for carcinoma, for malignancies. तो अगर वोकल कॉर्ड के यहाँ पे स्क्वेमो-कॉलमनार जंक्शन है, तो द मोस्ट कॉमन malignancies of larynx arise from the vocal cord or glottic carcinoma we call it. ये glottic word कहाँ से आया? Let's go to the next part of our lecture and understand the different parts of the larynx. All right, different parts of the larynx. हम larynx को अब पीछे से देख रहे हैं. हम laryngeal cavity को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, at the level of false vocal cord, then at the level of true vocal cord. तो ये दो जंक्शन में डिवाइड करके हमारे पास में तीन कैविटी आ गई. जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज सुप्राग्लॉटिस. ग्लॉटिस मतलब वोकल कॉर्ड, तो ग्लॉटिस के ऊपर सुप्राग्लॉटिस. बीच वाला पार्ट बिटवीन द फॉल्स कॉर्ड एंड द ट्रू कॉर्ड्स. ये फॉल्स कॉर्ड ट्रू कॉर्ड क्या है, वी विल जस्ट सी इन अ मिनट. बट ये वाला पार्ट जो ब्राउन मार्क्ड है, दैट इज योर ग्लॉटिस. And the part which is below the true vocal cord is below the glottis, so it will be called subglottis. This area will be called subglottis. So supraglottis, glottis and subglottis, ये तीन कैविटीज हो गई हमारी. लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे और एरियाज हैं, उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं.
So now this part of the larynx where we enter into the larynx, this is the entry point of the larynx. This entry point of the larynx is called as laryngeal इनलेट. इट इज कॉल्ड लैरिंजियल इनलेट. इनलेट मतलब यहां से हम लैरिंग्स के अंदर घुस रहे हैं. सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लैरिंजियल इनलेट. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लैरिंजियल इनलेट. देन वी हैव गॉट वन मोर कैविटी, दैट इज ये पूरी यहां की जो कैविटी है द सुप्राग्लॉटिस. सुप्राग्लॉटिस तो एक स्पेस हो गया, उसके अंदर की जो कैविटी है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड, this cavity is called vestibule. Vestibule मतलब मुंह. So oral vestibule, nasal vestibule, this is the laryngeal vestibule, that is the cavity of the supraglottis. तो एक तो जहां से हमने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, एक तो हो गया लिप्स. लिप्स मतलब जब फर्स्ट पार्ट, तो जो एंट्री पॉइंट है उसको तो हम कहेंगे लैरिंजियल इनलेट. और उसके बाद में हम जा रहे हैं ओरल कैविटी के अंदर. तो जो लैरिंजियल कैविटी के अंदर जा रहे हैं, दैट कैविटी, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड इनलेट एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल. ऑलराइट. नाउ देयर इज दिस स्पेस बिटवीन द फॉल्स कॉर्ड एंड द ट्रू कॉर्ड. false chord and the true chord. This is called as rima vestibuli. Rima vestibuli. Rima का मतलब होता है small opening. Opening but small. That is rima. So rima and vestibule के opening में है, तो we call this rima vestibuli. So this is the narrowest part of the supraglottis. तो supraglottis का narrowest part हो गया आपका rima vestibuli. Then we come to the next cavity, that is this cavity of the glottis, right? ये जो हमको cavity दिख रही है, this cavity is called ventricle. This is called ventricle. ठीक है. Ventricle is more like a 3-dimensional space. हमारे अगर ये ट्रू वोकल कॉर्ड है, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है, फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड है, तो इसके बीच में एक 3-dimensional स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज योर वेंट्रिकल. नाउ कमिंग टू अगेन अ नैरो पार्ट, वी कैन सी दिस नैरो पार्ट. दिस नैरो पार्ट इज द वोकल कॉर्ड या ग्लॉटिस का नैरोएस्ट पार्ट. तो इसको हम नाम देंगे रीमा ग्लॉटिडिस. Rima glottidis. So narrowest part is Rima glottidis. All right. This is the narrowest part in a case of entire larynx. तो पूरे larynx के अंदर में सबसे narrow part जो है वो है Rima glottidis. Right. And then we come to the last part of the cavity, that is your subglottic cavity. तो ये वाली जो cavity है इसका नाम हमने रखा है subglottis. Subglottic cavity, right? So this is called as, these are all the cavities of the larynx. So cavities of the larynx, अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछता है, what are the different cavities of larynx? Parts of larynx कौन से थे? Supraglottis, glottis and subglottis, right? But cavities के बारे में बात करेंगे तो you will start from laryngeal inlet, then you will talk about vestibule, then you will talk about Rima vestibuli, then you will talk about the ventricle, then you will talk about Rima glottidis and the subglottic cavity. So these all will together form the laryngeal cavities. Is that clear? All right. So if we have understood the cavities of the larynx, let us go to the next part of the larynx, and that is the laryngeal cartilages. तो अभी तक हमने क्या देखा? We have seen the mucosa. Mucosa is pseudostratified ciliated columnar epithelium in the entire larynx except the part of the glottis, that is your vocal cords, which is stratified squamous epithelium, and squamocolumnar junction, which is the site for malignancy. Now the next thing we have seen are the cavities. अब हम पार्ट करते हैं laryngeal framework की. ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया. हमने pharynx के अंदर देखा था कि कहीं पे कोई कार्टिलेज और बोनिंग एंकरेज था ही नहीं, ना कोई बोन थी ना कार्टिलेज था. इट वाज जस्ट अ फेशियोमस्कुलर ट्यूब, राइट? But larynx is not like that. Larynx has got some cartilages which are holding up
the entire larynx together. Which are these cartilages? Let us have a look into the names of these cartilages. ये है larynx from front. This is the anterior view and this is the posterior view of the larynx. So from front, if we see, we have got two cartilages here. One is your thyroid cartilage. This is the name of this cartilage is thyroid cartilage, and this yellow colored one is your cricoid cartilage. This is your cricoid cartilage. थायराइड कार्टिलेज के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका जो शेप है ना वो थोड़ा थोड़ा एक बटरफ्लाई की तरह है, जस्ट लाइक द थायराइड ग्लैंड. So it is more like a butterfly shape. It has got a superior horn, or it is also called as cornu. So superior cornu or superior horn, there is an inferior horn and there is a lamina. So एक इसका पूरा surface है. But this is not a complete cartilage, है ना. So larynx जो है हमारा वो एक तरीके से एक ट्यूब है. So if this is the larynx, this is the tube, the thyroid cartilage is present in my body like this. So if I show you from behind, द लैरिंजियल इनलेट के आसपास में ऐसे थायराइड कार्टिलेज लगा हुआ है, विच वी कैन सी इन द साइड बाय डायग्राम ऑल्सो. सो इफ दिस इज द एंटायर लैरिंग्स, देन दिस इज द थायराइड कार्टिलेज विच इज जस्ट एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है लैरिंजियल कैविटी को, राइट. दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज. द अदर कार्टिलेज इज योर क्रिकॉइड कार्टिलेज. दिस क्रिकॉइड कार्टिलेज is also seen behind. Very important point over here. Cricoid cartilage is a complete ring, and what kind of ring it is? We call this as a signet ring appearance. Signet ring appearance. Signet का मतलब क्या होता है? ऐसी रिंग जिसमें अंगूठी में नगीना, right? So there is a stone in. So one part of the ring is very very broad. The other part of the ring is narrow. तो आगे से तो ये narrow है ये cartilage. It is narrow from front, but posteriorly it is very broad. And very important, this is the only, I am writing down in capitals, only complete cartilage in the entire airway from your nose to the lungs. The only complete cartilage is your cricoid cartilage, right? So thyroid, पहली बात, नोज के अंदर तो कोई कार्टिलेज है ही नहीं, फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं है, ओरोफेरिंग्स में कोई कार्टिलेज नहीं है. थायराइड कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट and tracheal rings are incomplete, and then again you go to the bronchus and alveoli, no cartilage is there. So the only complete cartilage is your cricoid cartilage. Remember this is a very important MCQ asked many a times, and this is cricoid cartilage we are talking about. When we look from behind, we see one more cartilage, this leaf like cartilage. It is like a leaf, and this is called as the epiglottis. All right, it is the epiglottis. Glottis के ऊपर बैठा हुआ है cartilage, एक leaf like. This is called as epiglottis. Then you have got so ये अभी तक हमने जो cartilages देखे, कौन कौन से cartilages देखे हमने अभी तक? We have seen 3 cartilages so far, and these 3 cartilages are thyroid cartilage, cricoid cartilage, and epiglottis. All right, so 3 cartilages we have seen. These 3 cartilages are unpaired, they are single. So these are 3 unpaired cartilages. All right, 3 unpaired cartilages. Now we will see 3 more cartilages. Which are these 3 more cartilages? One is arytenoid, this blue colored one that you can see over here. This is called as arytenoid cartilage. Arytenoid. So this is a paired cartilage. They are like pyramids that are sitting on the cricoid cartilage. All right. इसके ऊपर में you can see small purple colored ones. They are also called as corniculate cartilage. तो इसी corniculate cartilage के ऊपर की तरफ में ही एक और cartilage बैठा होता है. Let me use another color. I'll use red. Over here, the red color one is your cuneiform cartilage. Cuneiform cartilage. All right. So we have cuneiform cartilage, corniculate cartilage, and arytenoid cartilage. Now these are 3 cartilages that are paired cartilages, that are paired. So many MCQs you will get in, especially in last few years, where they have asked
that larynx is made up, or laryngeal framework is made up of 3 paired, 3 unpaired, 2 paired, 1 unpaired, 3 unpaired, 2 paired. So likewise, different MCQs you will get. You have got 3 paired and 3 unpaired cartilages. What are the 3 paired cartilages? Paired ones are cuneiform, corniculate, arytenoid. Unpaired is thyroid, cricoid, epiglottis. Thyroid, cricoid, epiglottis. So these are your paired and unpaired cartilages. इसके अलावा there are few small cartilages along the thyroid membrane over here. They are not always present. They are very rarely present. And but if they are present, you should know the name, especially if you are a postgraduate student. Please remember, this is called as cartilago or these are the cartilages of tritechia. These are tritechial cartilages or cartilago tritechia. All right, these are not always present, तो हम उसको regular cartilages में count नहीं करते. What else you need to know about these cartilages? इसमें से जो हमारा epiglottis है, this green colored epiglottis, this is primarily an elastic cartilage. This is which type of cartilage? Elastic cartilage. How many types of cartilages are there? Mainly 3 types. You have got elastic cartilage, hyaline cartilage, and a mixed type that is called as fibrous cartilage, right? Now, इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज हमको कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में कौन सी है? इफ यू कैन रिमेंबर वेरी वेल, अदरवाइज दोस कार्टिलेजेस व्हिच आर अ लिटिल सॉफ्ट, व्हिच कैन बी बेंडेड. सो लेट अस से आवर कॉन्कल कार्टिलेज, वी कैन बेंड दिस कार्टिलेज, सो दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज. बट रिब कार्टिलेज और दिस थायराइड कार्टिलेज, वी कैन नॉट बेंड इट. ये एकदम हार्ड होता है, वेरी क्लोज टू अ बोन, so hard they are. So these cartilages which are hard are called as hyaline cartilages. And of all the cartilages in the larynx, mainly the epiglottis is an elastic cartilage. Some places you will also find that they have written about cuneiform and corniculate also as being elastic cartilages, but the main important elastic cartilage is your epiglottis. All right. Before we go to the next understanding, we will also answer one more MCQ over here. The other name for cuneiform and corniculate cartilage. तो इसका हम न्यूमोनिक एक याद कर लेते हैं, corns of sand. And this is corniculate cartilage, which is also called as corniculate cartilage, which is also called as cartilage of Santorini. एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज का दूसरा नाम है कार्टिलेज ऑफ रिसबर्ग. ऑलराइट. Fissures of Santorini, if you remember, these were the deficiencies in the external auditory canal. Nerve of Risberg, this was another name for the sensory and the secretomotor component of the facial nerve. So साइंटिस्ट जो काम करते हैं या डॉक्टर्स जो काम रिसर्च कर रहे हैं, दे डू इन मल्टीपल एरियाज, सो दे आर नेम्ड, डिफरेंट थिंग्स आर नेम्ड आफ्टर देम. बट हाउ यू कैन रिमेंबर इज कॉर्न्स ऑफ सैंड. So corniculate is Santorini, cuneiform is Risberg. These are the other names of the cartilages. All right. Which is the only complete cartilage? The only complete cartilage is your cricoid cartilage. What type of cartilage it is? It is a signet ring appearance. Signet ring matlab like a ring which has a stone. All right. So this is about the cartilages. If you have understood this, let us go to the next part of the anatomy, and that is your membrane. अब ये membranes क्या आ गया? So basically हमने अभी just ऊपर वाले slide में देखा that this is your thyroid cartilage, this is your cricoid cartilage, and then starts your trachea, right? And पीछे की तरफ में this is the same cricoid cartilage which is coming, and then you've got arytenoid cartilages. तो ये cartilages बस एक दूसरे के ऊपर बस ऐसे ही बैठे हुए हैं? नहीं, there is a membrane everywhere which is connecting these cartilages. All right. अब ये मेम्ब्रेन कैसे है? वेरी सिंपल, दे आर, जिसे उसका नाम है वैसी वो मेम्ब्रेन है. So this is the hyoid bone, right? We can see this is the hyoid bone. So a membrane which is between the hyoid and thyroid.
hyoid and thyroid is called, it will be called which type of membrane? It will be called thyrohyoid membrane. नाम में ही लिखा है. Membrane which is between the thyroid and the cricoid, this membrane will be called cricothyroid membrane, right? Membrane which is between the cricoid and the trachea, this will be called cricotracheal membrane, this is the cricotracheal, this is the cricothyroid and this is the thyroid. सिंपल है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर में. सो मेम्ब्रेन बिटवीन द hyoid and the thyroid is called thyrohyoid. Membrane between thyroid and cricoid is cricothyroid. Membrane between cricoid and trachea is cricotracheal. It is cricotracheal. So you have got three membranes anteriorly. This is your epiglottis. This is the anterior part. All right. This is your epiglottis and this is your arytenoid. So there is one membrane which is going from the epiglottis to the arytenoid through coming back to the thyroid. So ये membrane का shape कैसा दिख रहा है हमको? Let us draw the shape of this membrane again. It is going from the thyroid along the epiglottis, all right, and then it is going back to the arytenoid and then it is coming over here. This is a quadrangular shape. The shape of this cartilage is like this. This is called as quadrangular cartilage. Quadrangular membrane. This is your quadrangular membrane. All right. And we have got one more membrane which is connecting the arytenoids with the cricoid cartilage, and this is more in the shape of a cone. This is more in the shape of a cone. So it is like this. इसका नाम है कोनस membrane, or also sometimes it is called conus elasticus. So conus elasticus or conus membrane, right? So we have got five membranes. We have got which membrane? We have got thyrohyoid, cricothyroid, cricotracheal, quadrangular and conus elasticus. Now इसमें से जो मेम्ब्रेन थायराइड के ही लैरिंग्स के ही स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रही है, उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन. वी कॉल देम इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन. और जो लैरिंग्स को एक्स्ट्रा लैरिंजल स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्ट कर रही है उनको हम कहेंगे extrinsic membranes. Extrinsic. So now you only tell me along once you are looking at this diagram, which will be the extrinsic membrane? Of course thyrohyoid, क्योंकि ये thyroid और hyoid को कनेक्ट कर रही है, तो ये extrinsic membrane हो गई. और cricotracheal, ये हो गई हमारी extrinsic membrane, right? योर क्रिकोथायरॉइड, ऑल्दो ये एंटीरियरली है, लेकिन थायरॉइड और क्रिकोइड दोनों लैरिंग्स का ही पार्ट है, तो क्रिकोथायरॉइड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन, इट इज एन इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन. क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन एंड कोनस इलास्टिकस, ऑल ऑफ दीज आर योर इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स, राइट? इसी लेवल के ऊपर में हम एक और डेफिनेशन अभी कर लेते हैं क्लियर. वो हमारी क्या है? वो हमारी ये है कि ये जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का जो लोअर पार्ट है, लोअर बॉर्डर है, दैट इज योर दिस बॉर्डर, ये हमारा जो है एक फोल्ड बना देता है और एक थिकनिंग बना देता है. और इस लोअर मेम्ब्रेन, जो हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, ये पार्ट को, ये क्योंकि थिकन्ड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं false vocal cords. What do we call it? False vocal cords. So false vocal cords are nothing but thickening or ligamentous lower border of quadrangular membrane. Which membrane? Quadrangular membrane. Whereas the upper border of conus elasticus
forms again a fold or a ligamentous fold, which is called as the true vocal cord. It is called as the true vocal cord. It is called as the true vocal cord. This is called as the true vocal cord. So this is your true vocal cord. So if somebody asks you what is true vocal cord and what is false vocal cord, or if you get an MCQ that the true vocal cord is a part of thyrohyoid membrane, cricothyroid membrane, conus elasticus or quadrangular membrane, what will you answer? True vocal cord is a part of the conus elasticus. It is nothing but the upper border of conus elasticus. If somebody asks you what is the false vocal cord formed of, false vocal cord is nothing but the condensation or ligamentous change of the lower border of quadrangular membrane. तो हमारा जो quadrangular membrane है उसका लोअर बॉर्डर बनाता है एक थिकनिंग दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स कॉर्ड, और क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट बनाएगा ट्रू वोकल कॉर्ड, और इन दोनों के बीच की जो जगह है उसी को हमने कहा था ये है हमारा वेंट्रिकल. इट इज आवर वेंट्रिकल, राइट. सो आपको लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स अगेन. In front you have got hyoid and thyroid. This membrane is called as thyrohyoid membrane, and this is an extrinsic membrane. This is an extrinsic membrane because it is involving hyoid, which is not a part of larynx. The membrane between the cricoid and thyroid is cricothyroid, but it is called intrinsic membrane because both cricoid and thyroid are parts of the larynx itself. The membrane which is a part of cricoid and trachea is called as cricotracheal membrane, and this is an extrinsic part because it includes trachea. Internally, we have got one quadrangular membrane. This quadrangular membrane is nothing but a membrane which is involving epiglottis, thyroid cartilage, arytenoid, and again back to the epiglottis. तो ये पूरा क्वाड्रेंगुलर बन रहा है मेम्ब्रेन, और ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का जो लोअर बॉर्डर है दिस इज बिकमिंग वेरी थिक एंड दिस इज फॉर्मिंग अ वोकल फोल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज false vocal cord. Which vocal cord? False vocal cord. And नीचे है हमारा conus elasticus. Conus elasticus is in form of a cone, और इसी का अपर पार्ट एक थिकनिंग बनाता है जिसे हम कहते हैं true vocal fold or true vocal cords. Have you understood this? So we have understood the lining epithelium of larynx. First of all, we have understood the functions of larynx. Then we understood the lining epithelium of larynx. Then we understood the cavities of larynx. फिर हमने पढ़ा laryngeal cartilages के बारे में, जिसमें important part था 3 paired, 3 unpaired. Rarely something called as cartilagotriticea, which is present in thyrohyoid membrane, and epiglottis is an elastic cartilage. Corniculate is called cartilage of Santorini, and cuneiform is called cartilage of Risberg. And then we did the membranes: intrinsic membrane, extrinsic membrane. And extrinsic membranes are 2: thyrohyoid, cricotracheal. Intrinsic membrane are 3: cricothyroid, quadrangular, and your conus elasticus. Quadrangular membrane का lower border बना रहा है आपका false vocal cord, और कोनस इलास्टिकस का अपर मेम्ब्रेन बना रहा है आपका ट्रू वोकल कॉर्ड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? वंडरफुल. सो नाउ वी विल गो टू द नियरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स, दैट इज द मसल्स ऑफ लैरिंग्स. एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है. मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स व्हेन यू विल रीड यू विल गेट रियली कंफ्यूज्ड इन द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, बट I have a very simplified way. In one sentence, you will understand all the muscles of the larynx. What is that one sentence? Let us just get one diagram over here and understand. ये हमारा larynx है, right? Now you are comfortable with this diagram. This is your epiglottis. This is your thyroid. This is your arytenoid. This is your cricoid. ठीक है? 4 बड़े हमारे cartilages हो गए. कौन से? Epiglottis, thyroid, arytenoid, cricoid. Okay, so what you will do is
सारे ये जो चार कार्टिलेजेस हैं इन चारों को आपस में कनेक्ट कर दो, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड, थायराइड एंड एपिग्लॉटिस। तो आप इन चारों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना दो, उतनी मसल्स है लैरिंग्स के अंदर में, ठीक है। व्हाट डू आई मीन? आई मीन क्रिको एरिटिनॉइडिस एक मसल हो गई, थायरो एरिटिनॉइडिस एक मसल हो गई, थायरो एपिग्लॉटिकस एक मसल हो गई, एरी एपिग्लॉटिकस एक मसल हो गई, क्रिको एपिग्लॉटिकस एक मसल हो गई, थायरो क्रिकोथायरॉइड एक मसल हो गई। सो जितने नाम आपको याद आ रहे हैं उनको आप कनेक्ट कर लो, इतनी मसल्स हैं हमारी लैरिंग्स के अंदर में, ठीक है। तो चार बड़े बड़े हमने ले लिए हमारे कार्टिलेजेस, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड, थायराइड एंड एपिग्लॉटिस। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर आर टू अदर इंपॉर्टेंट मसल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इनका ओरिएंटेशन कैसे है। Like for example, you have got this diagram. What does this diagram tell you? This diagram is showing thyroid and arytenoid. So thyroarytenoid muscle, right? Cricoid cartilage and thyroid cartilage. So cricothyroid muscle, which is this muscle? Cricothyroid muscle. So this is just a different way of understanding all the muscles. बट एक इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट मसल्स है, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, विच इज दिस मसल। एक तो है हमारे इंटर एरिटिनॉइड, या ट्विन, सॉरी इट इज गोइंग फ्रॉम एरिटिनॉइड टू एरिटिनॉइड। सो इंटर एरिटिनॉइड ये एक मसल हो गई बिटवीन द एरिटिनॉइड्स। और एक हमारी मसल है दैट इज योर पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइडिस। सो लेट अस गेट दिस डायग्राम। यस, so apart from all the other muscles, one more important muscle that you have to remember is your posterior cricoarytenoid. Posterior cricoarytenoid, it is going posteriorly. This is your interarytenoid and this is your posterior cricoarytenoid. Why I am laying so much importance on this? Because all the muscles of the larynx, चाहे वो एपिग्लॉटिस से थायराइड के बीच में, तो ये थायराइड है, ये एपिग्लॉटिस है, इसके बीच में मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थायराइड बंद होगा, क्लोज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। थायरो एरिटिनॉइड अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अगेन वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाएंगे। क्रिकोथायरॉइड ये भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हमारा क्रिकोथायरॉइड मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगेन थायराइड विल क्लोज। So all the muscles of larynx are adductors. Adduction मतलब पास आना. So all the muscles of the thyroid are adductors except posterior cricoarytenoid. Posterior cricoarytenoid, can you see the direction of this muscle? When this muscle will contract, it will, ये हमारा vocal cord है ऐसे जा रहा, तो what will happen when it will contract? It will pull the vocal cords, it will pull the posterior end of vocal cords and it will open the vocal cords. When this muscle will pull, it will go outside, taking the vocal cord with it outside. So this is the only abductor of the larynx. This is an important MCQ, this is an important concept and it has got a very important role when we will do our lecture on laryngeal paralysis. तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये इस मसल को आप हल्के में मत लेना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल एंड ये एक मसल बाकी सभी मसल्स पे भारी पड़ने वाली है when we will see the lecture on laryngeal paralysis. All right, so all the muscles of larynx are adductors except the posterior cricoarytenoid. And what are all the muscles of larynx? All the muscles of larynx are, आप इनके बीच में communications बना लो, यही हमारे सारे मसल्स हो गए, right?
So all the cartilages के नाम बना लो, and you've got your transverse arytenoid or interarytenoid muscle, and you've got your posterior cricoarytenoid. So posterior cricoarytenoid is the only abductor of the larynx. Have you understood this? Have you understood this? Very good. Now, before we close this, let us understand the nerve supply of the larynx. The nerve supply of the larynx is by the vagus. वेगस की दो ब्रांचेस आती है, पहले तो आती है लैरिंजियल नर्व, और वो लैरिंजियल नर्व जो है वो बनाती है हमारी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. Superior laryngeal nerve again has got external and internal component, but it supplies your supralarynx, and recurrent laryngeal nerve supplies everything below the level of vocal cords, that is your glottis and your subglottis. All right. So larynx का जो sensory supply है और motor supply है, दोनों ही किससे आ रहा है? By the vagus nerve. Larynx का sensory and the motor supply both are coming from the vagus nerve. And which branch of the vagus nerve? The superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. Which nerve? Superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. Now, all the muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve. All the muscles are supplied by recurrent laryngeal nerve except the cricothyroid. Cricothyroid, that is your this muscle that is on the lateral part, that is your cricothyroid. This is not supplied by recurrent laryngeal nerve. This is supplied by superior laryngeal nerve. All right. But इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम लैरेंजल पैरालिसिस के टाइम देखेंगे. You just remember all the muscles are supplied by which part of vagus nerve? Recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve. All right. So by this we finish our anatomy of larynx. Just to close the topic of the larynx, we will see the lymphatic drainage of the larynx once. Lymphatic drainage of the larynx. So जो हमारा larynx है इसमें जो हमारा सुप्राग्लॉटिक पार्ट है पूरा वो जाता है आपका लेवल 2 एंड लेवल 3 लिम्फ नोड्स के अंदर में, एंड सब ग्लॉटिक पार्ट जो है वो जाता है हमारा लेवल 3, 4 एंड ऑल्सो लेवल 6. ऑल राइट. बट जो ग्लॉटिस है हमारा, द पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड दैट हैज गॉट no lymphatic drainage, no drainage to lymph nodes. That is why CA glottis, CA vocal cord will not present with cervical lymphadenopathy. All right. Have you understood this? Try to go through the video again, answer the MCQs given in the link below, and if you have any doubts, talk to me.